once we have completed step number 6 जो कि मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होती है, ये स्टेप नंबर 6 कंप्लीट होने के बाद हम जाते हैं स्टेप नंबर 7 के ऊपर, विच इज SOFP. दैट इज माई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. ठीक है ना? तो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर जाते हैं. लेकिन बिफोर वी मूव ऑन टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मैं तुम लोग को यह बात समझाना चाहता हूं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे जाने से पहले वी हैव टू लुक फॉर एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग के अंदर, जिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डोनेशंस. ठीक है? अच्छा, अब डोनेशन है ना, दो तरह की होती हैं. ठीक है? एक होती है जनरल डोनेशन और एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन. स्पेसिफिक डोनेशन को डोनेशन विद अ पर्पस भी कहते हैं. स्पेसिफिक डोनेशन को डोनेशन विद अ पर्पस भी कहते हैं. और एक होती है जनरल डोनेशन. बेटा एक बात याद रखना, जनरल डोनेशन वो डोनेशन है जो क्लब को नॉर्मली चैरिटी या डोनेशन मिलती है. इट इज सिंपली रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ये सिंपली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाती है एज एन इनकम, जो हमने अभी स्टेप नंबर 6 में सीखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कि नॉर्मली इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर हम इसको एज एन इनकम रिकॉर्ड करते हैं. देखो, इनकम एंड दिस इज माय जनरल डोनेशन. ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एज एन इनकम रिकॉर्ड होती है नॉर्मली, जनरली. ठीक है? So of course there are two types of donations. One is a general donation. General donation is a donation for which no purpose is defined. That is, the donor leaves it for the club to decide whatever they have to do with the money. Okay? General donation का accounting treatment ये है कि it is to be treated as a normal income in the income and expenditure account. ये income and expenditure account में normally बस as an income record की जाती है. अगर खाली डोनेशन लिखा हुआ हो या जनरल डोनेशन लिखा हुआ हो तो ये नॉर्मली जनरल डोनेशन है. एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन. स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब होता है डोनेशन विद अ पर्पस. जब आपको डोनेट करने वाला ये बताता है कि इस डोनेटेड मनी के साथ आपने क्या करना है. जब आपको डोनेशन देने वाला एक पर्पस देता है कि यू हैव टू फुलफिल दिस पर्पस विद दिस मनी. फॉर एग्जांपल, क्लब में एक बंदे ने आके $1 मिलियन दिए और बोला कि इस पैसे से आप क्लब के लिए नया स्विमिंग पूल बना लो, क्लब के लिए नया क्रिकेट ग्राउंड बना लो. इसको कहते हैं स्पेसिफिक डोनेशन. स्पेसिफिक डोनेशन इज डोनेशन विद अ पर्पस. याद रखना, आपके सिलेबस के हिसाब से जितना आपको पढ़ना है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी. इट इज सिंपली रिकॉर्डेड इन द SOFP. ये SOFP में रिकॉर्ड होती है इक्विटी सेक्शन के अंदर. जो रिप्रेजेंटेड बाय सेक्शन होता है ना, अभी हम सीखेंगे आगे SOFP के अंदर, उसमें रिकॉर्ड होती है. सो स्पेसिफिक डोनेशन इज अ डोनेशन फॉर विच अ पर्पस इज डिफाइंड. द डोनर रिक्वायर्स द क्लब टू डू समथिंग स्पेसिफिक विद द मनी दैट ही इज प्रोवाइडेड, such as making a new building, stadium, or a cricket ground, or a swimming pool, etc. Accounting treatment. This type of donation is recorded under the represented by section of the SOFP. ये clearly नजर आ रही होती है SOFP के represented by equity section के अंदर नीचे. अभी हम देखेंगे ना SOFP, उसके अंदर ये साफ नजर आ रही होगी. बाकी जाहिर सी बात है, सारी डोनेशंस क्लब के लिए इनकम होती है, तो वो आगे जाके आराम से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी. लेकिन आपके सिलेबस कंटेंट के हिसाब से अभी हम स्पेसिफिक डोनेशन को कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं रिकॉर्ड करते. स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेशल डोनेशन, जिसको हम लेगेसी भी कहते हैं. लेगेसी, ये स्पेशल डोनेशन है भाई. लेगेसी
इट्स अ स्पेशल गिफ्ट, इट्स अ गिफ्ट विद अ पर्पस। ये आपके सिलेबस के हिसाब से कभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं होगी, ये सिर्फ एसओएफपी के रिप्रेजेंटेड बाय सेक्शन में रिकॉर्ड होगी। दैट इज इट, दैट इज इट। Simple. So general donation goes in the income and expenditure account as a normal income, and special donation या specific donation या legacy is recorded in the SOFP in the represented by section। जो equity section होता है उसमें नीचे रिकॉर्ड होती है, साफ नजर आ रही होती है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि अगर मैं आपको ये SOFP दिखाऊं, दिस इज अ नॉर्मल SOFP एरी, ये वेरी नॉर्मल SOFP होती है। सबसे पहले आपने नॉन करंट एसेट लिखा, कॉस्ट डेप्रीसिएशन नेट बुक वैल्यू, प्रीमिसेस की ये कॉस्ट है, ये डेप्रीसिएशन है, ये नेट बुक वैल्यू है, मोटर व्हीकल की कॉस्ट है, डेप्रीसिएशन है, नेट बुक वैल्यू है, मशीन की ये कॉस्ट है, ये डेप्रीसिएशन है, ये नेट बुक वैल्यू है, और लैंड की लेट से यही कॉस्ट है। आप चाहो तो डायरेक्ट क्लोजिंग डेट लाइन से नेट बुक वैल्यू भी उठा के लिख सकते हो। ये क्लोजिंग डेट लाइन के ऊपर जो वैल्यू होती है ना, वो डेप्रीसिएशन माइनस हुई भी होती है, वो भी डायरेक्ट लिख सकते हो आप। फिर करंट एसेट्स वेरी नॉर्मल, क्लोजिंग इन्वेंट्री, जाहिर है ये कैफे की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, या रेस्टोरेंट की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, या बार की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, रिफ्रेशमेंट की है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स क्लोजिंग is an income, prepaid expenses is an income, और अगर रिसीट एंड पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट पे है तो वो भी तुम्हारे लिए एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स इज एन एसेट, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज एन एसेट, बैंक का डेबिट क्लोजिंग बैलेंस भी तुम्हारे लिए एसेट है। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस अगर डेबिट साइड पे है ब्रॉट डाउन तो वो भी तुम्हारे लिए एसेट है ना। बैंक का डेबिट बैलेंस इज एन एसेट, राइट। तो ये आपके सारे टोटल एसेट्स आ जाएंगे क्लब के। उसके बाद एक्यूमुलेटेड फंड एंड लायबिलिटीज, जो इक्विटी सेक्शन होता है ना इसका क्लब का, तो हम एक्यूमुलेटेड फंड एंड लायबिलिटीज कहते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय, सबसे पहले आता है ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड, ये वो जो हमने स्टेप नंबर 1 से निकाला है ना, वो आता है। फिर ऐड सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, अगर आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस है तो ये ऐड हो जाएगा, अगर डेफिसिट है तो माइनस होगा। फिर ऐड स्पेसिफिक डोनेशन, ये मैंने आपको बताया ना, स्पेसिफिक डोनेशन अभी हमने सीखा, स्पेसिफिक डोनेशन भी इधर ही एक्यूमुलेटेड फंड सेक्शन में शो होती है। और फिर उसके बाद एक लाइफ मेंबरशिप फंड होता है जो हम अभी सीखेंगे, वो लाइफ मेंबरशिप फंड भी इधर आता है। एंड देन नीचे करंट लायबिलिटीज ऑफ द क्लब, ये अकाउंट्स पेएबल है जो ओइंग फॉर रिफ्रेशमेंट है, जो हमने पीएलसीए में डाला था ना, अकाउंट्स पेएबल जो पीएलसीए में डाला था ओइंग फॉर रिफ्रेशमेंट, ये वो है। फिर एक्रूवल्स है, यानी एक्रूड एक्सपेंसेस। फिर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इज अ लायबिलिटी, राइट, क्लोजिंग। और फिर अगर कोई रिसीट एंड पेमेंट का क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग अगर रिसीट एंड पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस है और वो क्रेडिट साइड पे यानी ओवरड्राफ्ट है, तो वो भी लायबिलिटी होता है, आपको पता है। और फिर आखिर में नॉन करंट लायबिलिटी, अगर क्लब ने कोई लोन लिया है तो वो लोन भी आ जाता है। फाइनली आप ये एक्यूमुलेटेड फंड और लायबिलिटीज को ऐड करते हो तो आपकी एसओएफपी बैलेंस हो जाती है। की पॉइंट्स, डू नॉट फॉरगेट टू टेक द क्लोजिंग बैंक का बैलेंस, बैंक का बैलेंस मतलब रिसीट एंड पेमेंट का बैलेंस। प्लीज क्लोजिंग बैंक का बैलेंस लेना ना भूलें, अगर डेबिट पे है तो एसेट है और क्रेडिट पे है तो लायबिलिटी है। प्लीज ये छोटी छोटी बातें याद रखें। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स क्लोजिंग इज एन एसेट, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस यानी इनकम प्रीपेड इज अ लायबिलिटी। एक्सपेंसेस एक्रूड होते हैं तो वो लायबिलिटी होती है, और एक्सपेंसेस प्रीपेड होते हैं क्लोजिंग तो वो एसेट होते हैं। बड़ी नॉर्मल सी एक एसओएफपी है। दो नई चीजें हैं खाली, एक्यूमुलेटेड फंड सेक्शन के अंदर आपको स्पेशल या स्पेसिफिक डोनेशन यहां डालना है, और लाइफ मेंबरशिप फंड अभी हम पढ़ेंगे वो भी इधर ही आएगा। फिलहाल के लिए लेट्स कंप्लीट द एग्जाम्पल क्वेश्चन, क्योंकि उसमें लाइफ मेंबरशिप नहीं है ना, कंप्लीट कर लेते हैं इसको।
I will now be making an SOFP. मैं एक SOFP आपके सामने बनाने वाला हूं इस क्लब की, which is a very normal SOFP. Statement of financial position, cost, depreciation and net book value, non-current assets. I think इस सवाल के अंदर तो एक ही नॉन करंट एसेट है, क्रिकेट इक्विपमेंट, यही है ना? और इसकी क्लोजिंग वैल्यू क्या दी हुई है साल के आखिर की? 1350. बस डायरेक्ट ले लो, क्रिकेट इक्विपमेंट 1350. फिर इसके बाद करंट एसेट्स, सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री लूंगा. मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट ये दी हुई 35. ये मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री डाल दी 35. फिर मुझे देखना है कोई सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स तो नहीं है. क्लोजिंग, ये देखो, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, ओपनिंग तो है, क्लोजिंग नहीं है, तो इसका मतलब जीरो है, जीरो. फिर मुझे देखना है कोई रिसीट एंड पेमेंट का डेबिट बैलेंस तो नहीं है, यानी मेरे बैंक का क्लोजिंग बैलेंस क्या है. मैंने कहा ये देखो, ये तुम्हारा बैंक अकाउंट है, रिसीट एंड पेमेंट, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है 365. तो इसका ब्रॉड डाउन बैलेंस किस तरफ होगा? इसका बैलेंस ब्रॉड डाउन बैंक का 365 डेबिट साइड पे होगा ना. इसका मतलब पॉजिटिव बैंक है, इट्स एन एसेट, पॉजिटिव बैंक है. कैरी डाउन इधर है, तो ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे, तो पॉजिटिव बैंक है ना. 365, दैट इज माय पॉजिटिव रिसीट एंड पेमेंट का बैलेंस 365. देयर इज नो अदर प्रीपेड एक्सपेंस, राइट? टोटल करो 400, ऐड करो, ये आ गया 1750. फाइनली accumulated fund and liabilities represented by, the club is represented by, number 1 opening accumulated fund. सबसे पहले ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड ये कहां से मिला था? स्टेप नंबर 1 से हमने निकाला था, याद है? ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड 1685 का, 1685. इसमें ऐड करता हूं सरप्लस ऑफ इनकम, जो मेरा इनकम से निकला था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से. ये रहा सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. कितना निकला है? 20. देयर इज नो अदर स्पेसिफिक डोनेशन, देयर इज नो लाइफ मेंबरशिप, दैट्स इट. ये आ गया 1705. अब मैं अपनी करंट लायबिलिटीज देख लेता हूं. अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल का मतलब है ओइंग फॉर रिफ्रेशमेंट्स, जो रिफ्रेशमेंट वालों से गुड्स उधार पे लिए थे ना. क्लोजिंग, ये देखो, ओइंग फॉर रिफ्रेशमेंट $20 का क्लोजिंग है, अकाउंट्स पेबल 20 का है. फिर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, इनकम प्रीपेड, राइट? सब्सक्रिप्शन प्रीपेड, ये रही सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इज अ लायबिलिटी क्लोजिंग. कितने की है? 25. This is 25 closing. ये रहा 25. There is no other accrued expense. 20 plus 25 is 40. 1705 plus 45 कितना आ गया? 17. देख लो, SOFP आपकी बैलेंस हो गई है. This is a very normal SOFP with two differences. Specific donation accumulated fund में आती है, इस सवाल में नहीं है, आगे आएगा इंशाल्लाह. लेकिन डोनेशन समझ लिया, SOFP समझ लिया, ये सारे 7 स्टेप्स हैं. और फाइनली एंड में मैं और आप अपने लाइफ मेंबरशिप फंड के बारे में बात करेंगे, विच वॉज नॉट देयर इन O लेवल्स. क्लब अकाउंट्स के अंदर लाइफ मेंबरशिप फंड नहीं था. लाइफ मेंबरशिप फंड क्या होता है? मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो. लाइफ मेंबरशिप फंड्स है ना, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ क्लब्स की मेंबरशिप है ना लाइफ टाइम की ली हुई है. लाइफ टाइम मेंबरशिप लेने का मतलब होता है कि मैंने एक ही बार एक हैंडसम अमाउंट देके किसी क्लब से लाइफ मेंबरशिप ले ली.
अब मुझे हर साल उस क्लब की मेंबरशिप देने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हम जैसे कराची क्लब के मेंबर्स हैं तो हम महीने की साल की एक सब्सक्रिप्शन देते हैं ना। जो लाइफ मेंबर्स हैं, जिन्होंने लाइफ मेंबरशिप ली हुई है, उन्होंने एक हैंडसम अमाउंट दे दी है। अब उनको हर साल सब्सक्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। एक हैंडसम अमाउंट क्लब को दे दी और क्लब के पास वो पैसा आ गया। क्लब को क्या फायदा है? क्लब का कैश फ्लो बेहतर हो जाता है। कभी क्लब को किसी वाकई पैसों की जरूरत होती है, लिक्विडिटी की, तो क्लब के पास एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी आ जाता है। और फिर क्लब क्या करता है? जब क्लब के पास लेट्स से एक बंदे ने $100,000 में कराची क्लब की लाइफ टाइम मेंबरशिप ले ली, लेट्स से, क्लब क्या करता है? एक आर्बिट्री नंबर ऑफ इयर्स के ऊपर उसको डिवाइड करता है। ये पूरे की पूरी क्लब को पैसे तो मिल गए हैं, लेकिन हर क्लब का, हर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आर्बिट्री नंबर ऑफ इयर्स डिफरेंट होता है। कभी कोई 10 लेता है, कोई 20 इयर्स लेता है। लेट्स से क्लब का आर्बिट्री नंबर ऑफ इयर्स 10 है, तो क्लब है ना इस $100,000 को 10 इयर्स पे डिवाइड कर देगा। अब हर साल कितने पैसे हुए? 10,000। इस 10,000 को वो मटीरियलाइज कर देता है। मटीरियलाइज करने का मतलब है इस 10,000 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर इनकम चार्ज करता है। इस पहले साल में वो इस 10,000 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम चार्ज करता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 100,000 में से 10,000 उसने मटीरियलाइज कर दिया है। अच्छा, अब फंड कितना बचा? 90,000। ये जो फंड होता है ना 90,000, ये SOFP में शो हो रहा होता है। कहां शो रहा होता है? ये देखो, अंडर द एक्यूमुलेटेड फंड एंड लाइबिलिटी सेक्शन में रिप्रेजेंटेड बाय मी, ये लाइफ मेंबरशिप फंड। तो इसका मतलब पीछे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 10,000 डाला विद द नेम ऑफ लाइफ मेंबरशिप, जो यूटिलाइज किया है एक साल में, और बाकी 90,000 का फंड इधर क्रिएट कर दिया SOFP में। फिर अगले साल क्या होगा? अगले साल क्या होगा? ईयर 2 में वापस 10,000 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज एन इनकम डालेगा, और बाकी फंड में कितना बच गया? 80,000 अगले साल की SOFP में शो कर देगा अंडर लाइफ membership fund. Sometimes clubs provide their members with an opportunity to pay a one-off fee and obtain life membership of the club. Life membership costs less to members as compared to paying an yearly subscription. So there is an incentive for members to purchase the life membership. ये incentive ही है ना कि एक बार एक handsome amount दे दो, जिंदगी भर के लिए फिर subscription देने की जरूरत नहीं है। The benefit to the club, however, is offering life membership. It receives immediate cash and can overcome any cash flow difficulty or cash flow problems or liquidity crisis. फौरन ओवरकम कर लेगी ना, क्योंकि हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी आ जाएगा। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड शुड बी इनिशियली क्रेडिटेड टू अ लाइफ मेंबरशिप फंड अकाउंट which is recorded in the represented by section of the SOFP and should then be transferred to the income and expenditure account with equal amounts. Equal amounts से आहिस्ता आहिस्ता हर साल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर थोड़ा थोड़ा इनकम ट्रीट करना है। As it is difficult to make an estimate for the life of the member, it is normal for a club to transfer life membership fee to the income and expenditure account over an arbitrary number of years, typically 10 to 20 years. किसी भी मेंबर के, इंसान की जिंदगी का अंदाजा लगाना मुश्किल है ना, आसान थोड़ी है, पॉसिबल ही नहीं है बल्कि। तो क्लब एक आर्बिट्री नंबर ऑफ इयर्स पे लाइफ मेंबरशिप को डिवाइड करता है और आहिस्ते आहिस्ते इनकम ट्रीट करना शुरू करता है हर साल। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 100,000 की लाइफ मेंबरशिप है और मैं उसको अगर लेट से 10 इयर्स पे डिवाइड करता हूं, तो हर साल का कितना आपको इनकम ट्रीट करना है? 10,000 पर एनम।
तो इसका मतलब ईयर 1 के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा बेटा? 10,000। और एसओएफपी में लाइफ मेंबरशिप फंड में कितना जाएगा? 90। फिर ईयर 2 में क्या होगा? वापस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा बेटा? 20,000। और एसओएफपी में कितना जाएगा बेटा? 80। फिर ईयर 3 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? 10 सॉरी, हाँ 10 ही जा रहा है, 10 ही जाएगा, सॉरी 10,000 एंड देन अगेन 10,000 एंड एसओएफपी में 70,000। फिर ईयर 4 में वापस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 10,000 ही जाएगा। हर साल एक इक्वल अमाउंट इनकम ट्रीट होता रहता है, 10,000 अगेन एंड देन एसओएफपी के अंदर 60,000। हर साल इक्वल अमाउंट जाएगा। 10 वो मैंने गलती से 20 लिख दिया था। 10 10 10 10 और एसओएफपी में फंड आहिस्ता 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 कम होता जाता है। बट देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल। ये जाएगा तो एसओएफपी के अंदर, लेकिन आज आपको बता दूं, कान खोल के सुन लेना, ये जो लाइफ मेंबरशिप फंड 90, 80, 70, 60, ये हर साल जो आप एसओएफपी में डाल रहे हो ना, ये क्लब के लिए एक लायबिलिटी है। शो एक्यूमुलेटेड फंड वाले पार्ट में होता है, लेकिन है क्लब के लिए लायबिलिटी। क्योंकि क्लब, एक मेंबर ने इतने सारे पैसे दिए ना, 10 साल 20 साल के पैसे दे दिए, तो वो क्लब के पास पड़े ना पैसे, तो क्लब के लिए वो जो फंड जमा हो रहा है, दैट्स अ लायबिलिटी। वो आहिस्ते आहिस्ते उसको मटीरियलाइज कर रही है हर साल। द फंड इटसेल्फ इज अ लायबिलिटी, क्योंकि क्लब के पास किसी मेंबर का इतना सारा पैसा पड़ा हुआ है जो वो आहिस्ता आहिस्ता इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल रहा है। इट्स अ लायबिलिटी, राइट? लेट्स से एक क्लब ने कुछ मेंबर्स को लाइफ मेंबरशिप दी $50,000 की, और आर्बिट्री ईयर्स 20 ईयर्स है। तो इसका मतलब हर साल लाइफ मेंबरशिप फंड को मटीरियलाइज कितना करेंगे? $2500 पर एनम। तो ईयर 1 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा बेटा? 2500। और एसओएफपी में लाइफ मेंबरशिप फंड में कितना जाएगा? 47। फिर ईयर 2 आएगा, ईयर 2 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अगेन कितना जाएगा? 2500। और एसओएफपी में कितना जाएगा बेटा? 45,000। तो वो आहिस्ता आहिस्ता मटीरियलाइज होता रहता है। ईयर 3 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? फिर 2500। और एसओएफपी का फंड फिर कम हो जाएगा, 42,000। सो द फंड कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, एंड इट्स डिक्रीजिंग बिकॉज हर साल मैं इसको इनकम में जाके ट्रीट कर रहा हूं।